बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियंट स्कूल के प्लेटफॉर्म से वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। मैं आज मोरखा 2 जुलाई 2020 बरोज़ जुमेरात वीडियो लेक्चर नंबर 10 के हिस्से अव्वल का आगाज़ करूँगी, जिसका उन्वान है चुगलखोर। सबक चुगलखोर सिन्फ़ अदब के लिहाज से लोक कहानी है, जो कि मुसन्निफ़ की तसनीफ़ पंजाबी लोक दास्ताने से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है शफ़ी अकील। बच्चों, हमने जाना कि सबक चुगलखोर सिन्फ़ अदब के लिहाज से लोक दास्तान है, तो आइए देखते हैं कि लोक दास्तान क्या होती है। ऐसी कहानी जिसमें ख़याली और तसव्वुराती किस्सा बयान किया गया हो, उसे लोक कहानी या लोक दास्तान कहा जाता है। ये किसी एक शख्स की तख्लीक नहीं होती, बल्कि नस्ल दर नस्ल सफ़र करती है और वक्त के साथ साथ इसमें इजाफ़ा और तरमीम होती रहती है। इस तरह हमें एक ही कहानी कई रूप में पढ़ने को मिलती है और ये दरअसल नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती है। अब हम बढ़ते हैं किताब की जानिब। जी बच्चों, पेज नंबर 69 खोल लीजिए और अपने हाइलाइटर्स हाथ में रखिए और अहम नुकात को हाईलाइट करते जाइएगा, ताकि MCQs और मुख्तसर सवालात याद करने में आपको आसानी हो। जी पेज नंबर 69 पे देखें। सबक चुगलखोर के मुसन्निफ़ का नाम शफ़ी अकील है, जो कि उर्दू अदब में दास्तान गो की हैसियत से जाने जाते हैं। तो बच्चों, अपनी किताब की बाएं जानिब लिख लीजिए दास्तान गो, और दास्तान गोई जो है वो शफ़ी अकील की वजह शोहरत बनी। दास्तान नवीस भी आप लिख सकते हैं, यानी दास्तान लिखने वाला। आप 1930 में पैदा हुए, 1930 को हाईलाइट करें और 2013 में आपने वफ़ात पाई, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। और यूँ इनका कुल अरसा हयात 83 बरस बना, यानी 83 ईयर्स। अब हम बाकायदा मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ते हैं, जो कि 3 पैरास पर मुश्तमिल है। पैरा नंबर 1 में इनकी ज़ाती ज़िंदगी और तालीम व मुलाजमत के बारे में बताया गया है। शफ़ी अकील लाहौर के करीब वाक़ एक गांव थीना में पैदा हुए। लाहौर को हाईलाइट कर लीजिए और थीना को हाईलाइट कर लीजिए। वो एक मारूफ सहाफ़ी, अदीब और शायर थे, यानी शफ़ी अकील एक मशहूर सहाफ़ी भी थे, लिखारी भी थे और शायरी भी करते थे। ये तीनों पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। नासाजगार हालात की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके, यानी माली हालात आपके इतने अच्छे ना थे कि आप आला तालीम को जारी रखते। मुलाजमत के साथ अदीब फ़ाजिल और मुंशी फ़ाजिल के इम्तहानात पास किए, यानी आपने मुलाजमत भी की और इसके साथ साथ उदबा की डिग्री होती है अदीब फ़ाजिल, उसको भी हासिल किया और मुंशी फ़ाजिल यानी क्लर्की का इम्तहान भी आपने पास किया। 20 साल की उम्र में लाहौर से कराची चले गए और मुजीब लाहौरी के रिसाले नमकदान से वाबस्ता रहे। मुजीब लाहौरी को हाईलाइट कर लीजिए और इनके रिसाले का नाम है नमकदान, इसे भी हाईलाइट करें, उसमें इन्होंने काम किया। बाद अखबार जहां और रोज़नामा जंग से मुंसलिक हो गए, यानी नमकदान रिसाले में काम करने के बाद आप अखबार जहां, इसको भी हाईलाइट करें और रोज़नामा जंग, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, इनमें भी आपने अपनी खिदमात अंजाम दी। तो पैरा नंबर 2 देखते हैं, जिसमें इनके तर्ज तहरीर और इसलूब के बारे में बताया गया है। इनका तर्ज तहरीर बहुत सादा और सलीस है। इनके तराजिम ऐसे हैं कि इन पर तबज़ात होने का गुमान होता है, यानी इनके अपने जहन की एक तरह जो है मालूम होते हैं इनके तराजिम। इनका ज़्यादातर काम लोक दास्तानों पर मुश्तमिल है, तो इसको हाईलाइट करें। इनका ज़्यादातर काम लोक दास्तानों पर मुश्तमिल है। उन्होंने लोक कहानियों के तराजम भी किए, यानी दूसरी ज़बानों से आपने लोक कहानियों के तराजम उर्दू ज़बान में भी किए। मुख्तलिफ लोक दास्तानों को उर्दू में मुंतकिल करके उन्होंने एक बड़ी सकाफ़ती और इल्मी और अदबी खिदमत अंजाम दी है। हमने पढ़ा कि उन्होंने दूसरी ज़बानों की लोक कहानियों के उर्दू में तराजम भी किए, जो कि एक बड़ी सकाफ़ती और इल्मी और अदबी लिहाज से इनका एक बहुत बड़ा एहसान है। पैरा नंबर 3 में इनकी तसनीफ़ का जिक्र किया गया है। इनकी तसनीफ़ व तालीफ़ात में आप आगे हाईलाइट करते जाइएगा, नंबरिंग भी करते जाइएगा। पंजाब की लोक कहानियाँ, पंजाबी लोक दास्तानें नंबर 2 पर है। नंबर 3 चीनी लोक कहानियाँ, नंबर 4 जापानी लोक कहानियाँ, नंबर 5 ईरानी लोक कहानियाँ, नंबर 6 पेरिस फिर पेरिस है
और नंबर 7 पे है मुजीब लाहौरी अदबी मकालमे और हमारी मंजिल गाजी या शहीद। इनकी एक अहम तसनीफ़ पंजाब रंग, इसको हाईलाइट कर लीजिए। और इन्हें राइटर गिल्ड की तरफ से इनाम भी मिला। राइटर गिल्ड मुसन्निफ़ीन की एक जमात थी, एक ग्रोह था, उनकी तरफ से जो है वो इन्हें इनाम भी मिला। आप कराची में मुकीम रहे यानी रिहाइश पजीर रहे और बतौर सहाफ़ी रोज़नामा जंग से वाबस्ता रहे, यानी रिटायरमेंट के बाद भी आप रोज़नामा जंग में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। जी बच्चों, अब हम सबक के अहम नुकात पढ़ेंगे ताकि आपको सबक की कहानी समझने में आसानी हो सके। नंबर 1 पर देखते हैं। इस सबक में शफ़ी अकील ने बताया है कि किसी की पीठ पीछे बुराई करना और किसी से गलत बात मंसूब करना फितना परवरी है और इससे माशरे में फितना फसाद पैदा होता है। नंबर 2, इस सबक में ये बावर कराया गया है कि चुगलखोरी, बदखोई, ग़ीबत जैसी बुराइयां दीनी और अखलाकी लिहाज से काबिल मज़म्मत हैं और इस्लाम भी इन बुराइयों से जो है वो मना फरमाता है। नंबर 3, देहाती का चुगलखोर होना जिसके बायस गांव वालों का उससे एतबार उठ जाना, यानी इस देहाती की इस बुरी आदत की वजह से गांव के सभी लोग वाकिफ़ थे और अब उसका कोई एतबार नहीं करता था। नंबर 4 पे देखें। इस शख्स का अपनी आदत से मजबूर हो जाना। बच्चों, देहाती चुगलखोर ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दे, मगर हर बार वो नाकाम हो जाता। नंबर 5 पे देखें। किसान के यहाँ मुलाजिम हो जाना। चुनाचे चुगलखोरी की वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई और नौबत फाकों तक आ पहुंची, इसलिए उसने सोचा कि किसी दूसरे गांव जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। तो वो दूसरे गांव पहुंचा और एक किसान के यहाँ जो है वो उसे मुलाजमत मिल गई। तो किन शराइत पर उससे मुलाजमत मिली? नंबर 6 पे देखते हैं। रोटी, कपड़ा और 6 माह बाद चुगली खाने की इजाज़त तलब की। तो बच्चों, जब उसे किसान के यहाँ मुलाजमत मिली तो उसने 3 शराइत पेश की कि मुझे रोटी, कपड़े के अलावा 6 माह बाद चुगली खाने की इजाज़त दे दी जाए। नंबर 7 पे देखें। किसान की बीवी को बदगुमान करना। बच्चों, जब किसान के यहाँ चुगलखोर को मुलाजमत करते 6 माह बीत गए तो उसने चुगली खाने का काम शुरू कर दिया। तो सबसे पहले वो किसान की बीवी के पास गया और उससे कहने लगा कि किसान कोड़ी हो गया है। बच्चों, कोड़ी वो बीमारी होती है कि जिसमें इंसान का जिस्म नमकीन हो जाता है। नंबर 8, किसान से उसकी बीवी के बारे में झूठ बोलना। तो बच्चों, फिर वो चुगलखोर किसान के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। अगर मेरी बात का यकीन ना आए तो कल जब वो खाना देने आएगी तो तुम खुद आजमा लेना। नंबर 9, चुगलखोर का किसान के सालों के पास जाना। तो बच्चों, इसके बाद वो चुगलखोर सीधा किसान की बीवी के भाइयों के पास गया और उन्हें कहने लगा कि किसान तुम्हारी बहन को बेजा मार पीट करता है और वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें नहीं बताती। ये सुनकर वो तिलमिला उठे। नंबर 10, फिर किसान के भाइयों को भड़काना। तो बच्चों, अब वो चुगलखोर किसान के भाइयों के पास जाकर कहने लगा कि तुम्हारा भाई सख्त मुश्किल में है क्योंकि उसके साले आए रोज़ उसे ज़दोकोब करते हैं, यानी उसे मार पीट करते हैं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान हो गए। नंबर 11 पे देखिए। इन सब का आपस में दंगा फसाद। अगले दिन जब किसान की बीवी खेतों में खाना लेकर आई तो उसे चुगलखोर की बात याद आ गई, तो उसने किसान का बाजू चाटने की कोशिश की। बच्चों, जैसे ही वो आगे बढ़ी तो किसान ने आओ देखा ना ताओ उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। दूर खेतों में किसान के साले छुपे बैठे थे, ये देखकर बाहर निकल आए और दूसरी जानिब किसान के भाई भी ये देखकर बर्दाश्त ना कर सके और वो भी जो है वो ललकारते हुए सामने आ गए। यूं वो एक दूसरे पर पिल पड़े यानी एक दूसरे पर टूट पड़े। गांव वालों ने बीच बचाव किया, तब उन्हें पता चला कि ये सब उस चुगलखोर का किया धरा है। नंबर 12 पे देखें। चुगलखोर का भाग जाना। तब इन सब ने चुगलखोर को बहुत तलाश किया, मगर चुगलखोर अपना काम करके भाग चुका था। अजीज़ तलबा, अब हम सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो अपनी दरसी किताब का सफ़र नंबर 70 खोल लीजिए।
पैरा नंबरिंग साथ साथ करते जाइएगा और अहम नुकात को हाईलाइट भी करते जाइएगा। तो बढ़ते हैं पैरा नंबर 1 की तरफ। अगले वक्तों की बात है, एक किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। यानी इसमें मुसन्निफ जो है पुराने ज़माने का एक किस्सा बयान करते हुए कहते हैं कि एक बस्ती में एक शख्स रहता था। इसमें गांव को हाईलाइट करें और चुगलखोर को हाईलाइट करें। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी। चुगली खाना को हाईलाइट करें और आदत को करें। यानी उस शख्स की क्या आदत थी? चुगली खाना। वो एक की बात दूसरे से करता था और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी इस आदत को ना छोड़ सका। लाख कोशिश को हाईलाइट करें और आदत को ना छोड़ सका, इसको हाईलाइट करें। यानी उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो अपनी इस बुरी आदत से जो है वो छुटकारा पा सके। उसने बारहा इस बात का इरादा किया। बारहा को हाईलाइट करें, यानी कई दफ़ा इरादा किया, तहिया किया, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा। यानी उसने अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए बहुत दफ़ा जो है वो ये इरादा किया कि वो किसी से अब चुगली नहीं खाएगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा। लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। हर बार को हाईलाइट करें और नाकाम हो जाता को करें। यानी उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दे, लेकिन जो है वो हर दफ़ा अपने इस इरादे में वो नाकाम हो जाता, उसे कामयाबी ना हासिल होती। क्यों ना हासिल होती? दरअसल वो अपनी इस आदत से मजबूर था। यानी उसकी ये आदत जो है वो अब बहुत ज़्यादा पुख्ता हो चुकी थी और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। इसी आदत को हाईलाइट करें और मुलाजमत, हाथ धोना पड़े, इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाइएगा। यानी इस बुरी आदत की वजह से जो है वो जहां दूसरों को तो नुकसान जो है वो पहुंचा ही रहा था, इसके साथ साथ उसको अपनी ज़ात इससे उसकी इस बुरी आदत से उसकी अपनी ज़ात को भी नुकसान पहुंचा। तो बच्चों, क्या नुकसान पहुंचा कि उससे जो है वो अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़े, उसकी नौकरी जाती रही। चुनाचे वो बेकार था, यानी नौकरी जाती रही तो वो बेरोज़गार हो गया, उसके पास कोई काम धंधा ना था। उसने दूसरी मुलाजमत हासिल करने की बेहतरी कोशिश की, यानी और मुलाजमत हासिल करने के लिए उसने काफ़ी कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम हो गया, कामयाब ना हो सका। मगर क्या हुआ कि उसने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की दूसरी मुलाजमत हासिल करने की, लेकिन उसे कामयाबी ना मिल सकी। कुछ दिन तक तो वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा। यानी उसके बाद जो जमा किया हुआ सरमाया था, जो रुपया पैसा था, उस पर कुछ दिन तो उसने गुजारा किया, लेकिन आखिर कब तक? लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके उसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया तो वो बहुत परेशान हुआ। लेकिन बच्चों, जब आहिस्ता आहिस्ता उसका जमा किया हुआ सरमाया, रुपया पैसा अब ख़त्म होने लगा तो फिर अब उसे फ़िक्र लाहक हुई। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए। यानी उसने दूसरी मुलाजमत हासिल करने के लिए या फिर कोई मजदूरी उससे मिल जाए, इसके लिए उसने भरपूर कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो कि भूखा रहना पड़ जाए। मुख्तलिफ़ लोगों से कहा, यानी हर मुख्तलिफ़ लोगों से के पास गया और उन्हें अपनी मुलाजमत की दरख्वास्त की, दर दर की खाक छानी। यानी मुलाजमत के हसूल के लिए वो जो है वो सारा दिन मारा मारा फिरता था, एक एक के पास किया। मगर मुश्किल ये थी, इसको हाईलाइट करें कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना था। यानी उसकी इस बुरी आदत की वजह से जो है वो कोई उसे जो है वो अपने यहाँ मुलाजिम नहीं रखता था। गांव के तमाम लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे और उसकी चुगली खाने की आदत के बारे में भी जानते थे। गांव के लोग, इसको हाईलाइट करें, वाकिफ़ थे, इसको भी हाईलाइट करें। यानी गांव के सभी लोग उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और उसकी इस बुरी आदत से भी वो बाखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए उसे कोई भी मुंह ना लगाता था। इस जुमले को हाईलाइट करें, उसे कोई भी मुंह ना लगाता था। यानी उसकी इस बुरी आदत की वजह से कोई भी जो है वो उसको कोई अहमियत ना देता और ना ही कोई उसको अपने यहाँ मुलाजिम रखने पर आमादा था। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाको तक आ पहुंची तो उसने दिल में सोचा इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और जाकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। सोचा को हाईलाइट करें और किस्मत आजमाई करनी चाहिए, इसको हाईलाइट करें कि अब उसने सोचा कि वाकई कहीं भूखा ना रहना पड़े और उसको ये फ़िक्र लाहक हुई तो उसने सोचा कि इस गांव को लाफिज कह देना चाहिए और अपने नसीब को कहीं और जाकर आजमाया जाए, कहीं और शायद उसको मुलाजमत मिल जाए। जी, सफ़ा नंबर 71 पर पैरा नंबर 2 देखते हैं। चुनाचे उसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गांव या शहर जाकर मेहनत मजदूरी करे।
चुनाचे को हाईलाइट करें और सफ़र पर रवाना हो गया इसको हाईलाइट करें। यानी दूसरी नौकरी हासिल करने के लिए या फिर कोई मेहनत मजदूरी मिल जाए उसको, इसकी गरज से वो चुगलखोर जो है वो सफ़र पर चला गया ताकि किसी दूसरे गांव जाकर या किसी दूसरे जो है वो शहर जाकर जो है वो मुलाजमत के लिए या मेहनत मजदूरी के लिए वो कोशिश करे। आगे देखते हैं। चलते चलाते वो एक और गांव जा पहुंचा। चलते चलाते को हाईलाइट करें और एक और को हाईलाइट करें, गांव जा पहुंचा इसको हाईलाइट करें। यानी सफ़र करते करते वो एक दूसरे गांव जा पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था। गांव को हाईलाइट करें, नया था इसको हाईलाइट करें। यानी और उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उससे कहा मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें। यानी यूं ही सफ़र करते करते वो एक गांव जा पहुंचा। वो गांव चूँकि उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए उससे भरपूर उम्मीद थी कि उसे यहाँ पर ज़रूर कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा एक किसान के पास गया, किसान को हाईलाइट करें और पास गया को हाईलाइट करें। और आखिरकार वो एक किसान के पास जाकर उसने जो है वो मुलाजमत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त की कि मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें, यानी मुझे आप अपने यहाँ जो है वो मुलाजमत दे दें, इसको हाईलाइट करें। आगे देखते हैं। किसान ने उससे दरियाफ्त किया तुम क्या काम कर सकते हो। यानी जब चुगलखोर ने जो है वो किसान से जो है वो मुलाजमत की दरख्वास्त की तो किसान ने उससे पूछा कि तुम क्या काम जानते हो। जब चुगलखोर ने जवाब दिया मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो चुगलखोर ने जो है वो जवाब दिया मुझे खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं खेतों में काम कर सकता हूँ, इसको हाईलाइट करें, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है। आगे देखते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि वो किसान अकेला था और खेतों के काम काज में उसका हाथ बटाने वाला कोई ना था। इत्तेफाक को हाईलाइट करें, किसान अकेला था इसको हाईलाइट करें। यानी उन दिनों किसान को भी खेतीबाड़ी के लिए अपने साथ एक माविन की ज़रूरत थी, उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत भी थी, इसलिए उसने सोचा चलो उससे भी मुलाजिम जो है वो इससे ही मुलाजिम रख लेता हूँ। यानी किसान को जो है वो अपने कामकाज में अपनी मामनत के लिए किसी जो है वो एक मददगार, एक साथी की, एक मुलाजिम की ज़रूरत थी। तो इस बहाने उसने सोचा कि चलो इससे ही अपने यहाँ जो है वो नौकरी पर रख लेता हूँ, ये भी ज़रूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। यानी इस शख्स को, यानी चुगलखोर को, क्योंकि वो उसके जो है वो के बारे में नहीं जानता था, वो नया था और उसकी इस बुरी आदत के बारे में भी नहीं जानता था, इसलिए उसने सोचा कि इसको भी जो है वो नौकरी की ज़रूरत है और मुझे भी जो है वो काम काज के लिए हाथ बटाने वाले शख्स की ज़रूरत है, तो चलो इससे ही अपने यहाँ जो है वो मुलाजिम रख लेता हूँ। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा। अब क्या पूछा बच्चों, आगे देखते हैं। अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे। यानी अब किसान ने जो है वो उससे उसकी मुलाजमत के बारे में पूछा कि तुम्हें अगर मैं नौकरी दूँ तो तुम क्या जो है वो उजरत लोगे, तुम क्या तनख्वाह लोगे, इसको हाईलाइट करें। पैरा नंबर 3 देखिए। इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। यानी किसान के पूछने पर चुगलखोर ने बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से जवाब दिया कि मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। किसान को उसकी ये बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, भला ये क्यों कर हो सकता है। उसने हैरानी से कहा ये कैसे हो सकता है। यानी किसान को उसकी बात पर बहुत हैरानी हुई कि ये काम भी करेगा और बदले में तनख्वाह भी नहीं लेगा। जवाब में चुगलखोर कहने लगा। अब चुगलखोर ने क्या कहा बच्चों, ये अगला पॉइंट जो है वो हाईलाइट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाज़त। यानी चुगलखोर ने तनख्वाह लेने से तो इनकार कर दिया मगर अपनी कुछ शराइत बताई। कौन सी शराइत, रोटी कपड़े के अलावा एक बात की इजाज़त उसने तलब की। किसान पूछने लगा किस बात की इजाज़त। चुगलखोर बोला आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। 6 माह को हाईलाइट करें, बात को एक चुगली खा लिया करूं, इसको हाईलाइट करें। यानी उसने जो है वो किस बात की तलब जो है वो इजाज़त तलब की कि रोटी कपड़े के अलावा जो है 6 माह बाद मैं आपकी एक चुगली खा लिया करूं, इस बात की इजाज़त जो है वो उसने किसान से तलब फरमाई। बच्चों ये था वीडियो लेक्चर नंबर 10 का हिस्सा अव्वल। इंशाल्लाह हम हिस्सा दवम में जो है वो पैरा नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे।